हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट बुद्धि में स्वागत है। तो हम यहाँ पे SCERT बिहार बोर्ड का भूगोल की बुक्स को हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें से चैप्टर है 14 महासागरीय जल संचलन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। महासागरीय जल स्थिर न होकर के गतिमान है। इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं व लहरें क्षैतिज गति से संबंधित हैं। ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता है। लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। आधा स्थल से ठंडे जल का उत्प्रभाव या अवप्रभाव महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार हैं। नंबर 1, तरंग। तरंग वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगों में जल का कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगें उत्पन्न होती हैं। वायु के कारण तरंगें महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग दैर्ध्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं। बड़ी तरंगें खुले महासागरों में पाई जाती हैं। तरंगें जैसे ही आगे की ओर बढ़ती हैं, बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। अधिकतर तरंगें वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं। जब 2 नॉट या उससे कम वाली समीर शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी उर्मिकाएं बनती हैं तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते हैं, तट के पास पहुंचने, टूटने तथा सफ़ेद बुलबुलों में सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंगें हजारों किलोमीटर की यात्रा करती हैं। एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगें अपेक्षाकृत ढाल वाली होती हैं तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बनी होती हैं। कम एवं नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है। संभवतः दूसरे गोलार्ध में तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी ये कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रभावमान है। आप देख सकते हैं, जब लहरें ऊपर उठती हैं तो इसे क्या कहा जाता है? ऊपर उठे हुए भाग को शीर्ष पतन, वही दौड़ का उभार जब नीचे की ओर होता है तो इसे दौड़ का उभार कहते हैं। तो इससे जरूर ध्यान देंगे, है ना। ऊपर जब लहरें नीचे ऊपर होती हैं तो ऊपर उठे भाग शीर्ष पतन होते हैं। जब वो नीचे की ओर होती हैं तो इन्हें हम द्रोण का उभार कहा जाता है।
तरंगें गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रभावित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचती हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है और गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर तरंगों की विशेषताएं। तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं न्यूनतम बिंदुओं को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। तरंग की ऊंचाई। यह एक तरंग के गर्त के अधः स्थल से शिखर के ऊपरी भाग तक की ऊर्ध्वाधर दूरी है। तरंग आयाम। यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। तरंग काल। तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समय अंतराल है। तरंग दैर्ध्य। यह दो लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी होती है। तरंग गति। जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नाट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति। यह एक सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। ज्वार भाटा क्या है? चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को माहौर में अर्थात वायु एवं वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को माहौर में कहा जाता है। माहौर में ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते। ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप से अध्ययन बहुत ही जटिल है क्योंकि इसकी आवृत्ति, परिमाण तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल इन दो बलों के बीच के अंतर हैं, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की दूसरी तरफ कम होता है क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, अतः ये चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करता है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बल से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ज्वारीय उभार पैदा होते हैं। कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा विश्व का सबसे
ऊषा ज्वार भाटा कनाडा के नवा स्कोशिया में स्थित फंडे की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होता, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे का समय। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति 4 मिनट सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री मृग के किनारे पहुँचें, जो प्रायः वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना न भूलें। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं, तब आप पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था, वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत हैं, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं, तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वार नद व खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं के तीव्रता को प्रभावित करते हैं। शंक्वाकार खाड़ी ज्वार के परिमाण को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों में से गुजरता है, तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय व सामाजिक व सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में या उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा अर्ध दैनिक ज्वार या सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च एवं 2 निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई की होती है। दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार आता है। उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिसकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। ये ज्वार भाटा सामान्यतया उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट एवं प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होते हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बृहत ज्वार क्या है? पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा। इनको बृहत ज्वार भाटा कहा जाता है तथा ऐसा महीने में 2 बार होता है, और पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय। निम्न ज्वार, सामान्यतया बृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा एवं सूर्य एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षण सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षण अधिक इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी की सबसे नज़दीक होता है, असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, अधिकतम दूरी को अपभू भी कहा जाता है, और जब न्यूनतम दूरी पर होता है, महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होती है, तो उसे उपभू कहते हैं। वही अगर दूर होता है तो उसे अपभू कहते हैं। इसे भी जरूर ध्यान देंगे।
तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उसे उपसौर भी कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम भी असमान रूप से अधिक न्यून होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं और ये प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। उच्च ज्वार व निम्न ज्वार के बीच का समय जब जल स्तर गिरता है भाटा कहलाता है। उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर उठता है उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का महत्व। चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति का कारण है और इनकी स्थिति के सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। यह नौ संचालकों व मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करता है। नौ संचालन में ज्वारीय प्रभाव का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नद मुख के भीतर जहां प्रवेश द्वार पर पिछले रोधिका होते हैं जो कि नौकाओं एवं जहाज़ों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकते हैं। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशंस में भी मदद करती है तथा ज्वार नद मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। एक 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरवन के दुर्गवानी में लगाया जा रहा है। महासागरीय धाराएं महासागरों में नदी प्रवाह के समान है और ये निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। पहला है प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रभावित करता है। दूसरा है द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करता है। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, वायु गुरुत्वाकर्षण तथा कोरियोलिस बल। सौर ऊर्जा से गर्म होकर के जल फैलता है। यही कारण है कि विषुवत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 8 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होता है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है। महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और या एकत्रित जल दबाव प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर प्रभावित होता है तथा उनके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है। इनके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती हैं। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करता है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज़्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है। ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती हैं जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। गर्म धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुवों की ओर जाती हैं, ठंडे जल का स्थान लेती हैं।
महासागरीय धाराओं की विशेषताएं। धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतया धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं या यहाँ इनकी 5 नॉट से अधिक होती हैं। गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट में भी कम होती हैं। हम किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जानते हैं। वाह को नाट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उनकी गति से होता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा, गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 है ऊपरी जलधारा। महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है। ये धाराएं महासागरों में 400 मीटर की गहराई तक उपस्थित हैं। गहरी जलधारा। महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधारा के रूप में है और ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व व गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता के कारण बनती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है, वहां गहरी जलधाराएं बहती हैं, क्योंकि यहां अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बैठता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म व ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, ठंडी जलधारा ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में लाती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर बहती हैं। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती हैं और प्रायः महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती हैं। दोनों गोलार्धों के निम्न व मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहती हैं। प्रमुख महासागरीय धाराएं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियोलिस बल से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रतिचक्रवात के रूप में बहती है और दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध को अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रभावित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है और महासागरीय धाराएं भी इसी के अनुकरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाएं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडल प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों से ऊष्मा की ओर ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक व अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय व विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधारा ध्रुवों की तरफ जाती हैं और विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र में दर्शाया गया है। प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधारा बहती है। उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्रायः शुष्क हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधारा बहती है, जिसके कारण वहाँ एक अलग जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होते हैं। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों के समानांतर बहती हैं।
इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म व आर्द्र होती है। ये क्षेत्र उपोष्णकटिबंध के प्रति चक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती हैं, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तरंग से, धारा से या ज्वार से? बृहत ज्वार आने के क्या कारण हैं? पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उसे हम उपभू कहा जाता है। पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी देने हैं। आइए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर को। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित होती है? तो वो ज्वार से संबंधित है। बृहद ज्वार आने के क्या कारण हैं? तो ये पहला ऑप्शन ही सही है, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो उसे हम उपभू कहते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन, पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? तो ये जुलाई में होती है। उपसौर की स्थिति कब होगी? तो ये जनवरी में होगी। कब होगी? तो ये जनवरी में होगी। तो ये जनवरी में होगा। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो आप इस अध्याय को जरूर रिवीजन करेंगे बार बार। तो हम मिलेंगे नए अध्याय में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।